दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 25 प्रश्न होने वाले हैं और चलिए आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है सही कथनों का चुनाव करना है। सही कथन है, 4 ऑप्शन है और चुनना है। देखिए एक्चुअली है क्या कि वर्क में और फोर्स में रिलेशन बताना है आपको। वर्क में और फोर्स में रिलेशन को बताना है। मान लिया कि एक बक्सा है एम है, ठीक है, इसको एक फोर्स लगाकर इस तरीके से ठेला जा रहा है और ये बक्सा इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो थीटा बन रहा है। तो बताना है क्या सही आंसर होगा। सही आंसर होगा पहला, यानी कि क W बराबर एफ एस कॉस थीटा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको देखते हैं और ये भी काफ़ी आसानी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ टफनेस है नहीं। तो चलिए ऊर्जा का CGS मात्रक बताना है। कैसा मात्रक? CGS मात्रक आपको बताना है, नॉट SI। SI मात्रक सभी कोई जानते हैं, CGS मात्रक बताना है। तो CGS मात्रक क्या होगा? CGS मात्रक होगा अर्ग, ERG अर्ग होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बल का CGS यूनिट, फोर्स का CGS यूनिट बताना है। CGS यूनिट फोर्स का क्या होगा? इसका आंसर होगा डाइन, 10 के पावर 5 डाइन, डी से डाइन, DY से डाइन मान लीजिए, इसमें होगा 1 न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। मान लिया कि आपके छत पर एक पानी का टंकी भरा हुआ है, ठीक है। पानी का टंकी है ऐसे, उसमें नल लगा हुआ है। इस नल को जैसे ही खोलते हैं तो सारा का सारा जो पानी है वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस टंकी में जो पानी है इसके पास एनर्जी है। तो एक पोजीशन, एक स्थिति के कारण एनर्जी है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जब आप रनिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपके पास गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। पहला आंसर होगा mgh और हाफ mv², ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? 4 ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन, जो चारों ऑप्शन देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, निर्माण ही नहीं होता, या बैटरी से। जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ऊर्जा का बस रूप बदलता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, संवेग और गतिज ऊर्जा। संवेग और गतिज ऊर्जा, चलिए इसको फिट कर दिए हैं। संवेग किसको बोलते हैं दोस्तों? तो संवेग बोलते हैं mv को संवेग, और गतिज ऊर्जा आपको पता है हाफ mv²। दोनों के बीच रिलेशन क्या है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, यानी कि ग, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या होता है? काफ़ी आसान सवाल है। पावर को P से डिनोट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा पावर वर्क बाय टाइम। देखिए एक्चुअली में, देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कोई लेबर जो होता है, कोई मजदूर बहुत तेज़ी से फास्टली काम करता है, और कोई स्लोली काम को करता है, ठीक है। तो जो फास्टली किसी काम को कर रहा है, तो कहेंगे कि उसका पावर ज़्यादा है, और जो स्लोली काम को कर रहा है तो उसको कहेंगे उसका पावर कम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगावाट। काफ़ी इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मेगावाट, 4 ऑप्शन है, बताइए सही आंसर। एक्चुअली में मेगा का मतलब होता है दोस्तों 10 के पावर 6। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं, क होगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर कितना वाट होता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 746, इसका जो आंसर होगा 746 वाट। और हॉर्स पावर किसका यूनिट है? तो पावर का, पावर यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, एक किलोवाट आवर में कितना घंटा, किलोवाट आवर में कितना जूल। एक्चुअली ये एनर्जी, ऊर्जा का एक यूनिट है। बिजली को, विद्युत को इसी में मापते हैं, ठीक है। जो घरों में मीटर वगैरह होता है वो इस पे काम करता है, किलोवाट आवर। तो आंसर बताइए। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र? थोड़ा सा बता देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। मान लिया कि ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपके एक मित्र खड़े हैं, ठीक है। दोनों के बीच एक बल, आप अपने मित्र को खींच रहे हैं और आपके मित्र आपको खींच रहे हैं, इधर की ओर, ठीक है। लेकिन इतना कम होता है कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। इवन कोई भी चीज़ आप यहाँ पर मान लीजिए कि है,
यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, ये पत्थर आपको इधर की ओर खींच रहा है और आप पत्थर को इधर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, इतना कम होता है। हाँ, सूरज, ये मान लिया कि सूरज है, ये मान लिया कि चांद है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, ये सब कोई जानता है, क्योंकि इसी की वजह से चंद्रमा सूरज का चक्कर लगा रहा है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का। हर दो, कोई भी दो चीज़ के बीच ये फोर्स काम करता है। F बराबर G m1m2/r²। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मैक्सिमम मान, तो काफ़ी आसान सवाल है, ये अपना धरती है, तो पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है। तो आंसर ख होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी सतह से जब आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये धरती है, आप धरती सतह से ऊपर जाओ या आप नीचे आ जाओ, धरती के अंदर चले जाओ आप, ठीक है, या ऊपर जाओ, अंदर तो ऐसे आ नहीं सकते आप, मान लीजिए। तो जैसे ही ऐसा आप करते हैं तो उस समय जो स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो वो घटता है, यानी ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन गति यानी कि, चलिए इसको ऐसे सेट कर दिए, और पृथ्वी का जो घूर्णन गति यानी पृथ्वी जो घूम रहा है ना ऐसे, ये अगर तेज़ी से घूमने लगे, फास्टली घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा? वो जी का मान घट जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। पृथ्वी का दोस्तों अगर घूर्णन गति घट जाए, यानी धरती क्या है, धरती आपको पता ही है दोस्तों, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, और इसके घूमने का जो रफ्तार है वो घट जाए, यानी कि नॉर्मल मान लिया कि इस तरीके से घूम रहा है, अब ऐसे घूमने लगे एकदम धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे, तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि धरती का जो घूर्णन गति है ओमेगा, और जो जी है उसके बीच इन्वर्सली का रिलेशन है, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का कोणीय चाल अगर 17 गुना बढ़ जाए, यानी यहाँ सेट कर दिए, पृथ्वी का कोणीय चाल ओमेगा का जो वैल्यू है दोस्तों अगर 17 गुना बढ़ जाए, यानी धरती जो पश्चिम से पूरब घूमता है ना, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, अगर 17 गुना ज़्यादा तेज़ी से घूमे तो क्या होगा? विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। यानी आप अगर विषुवत रेखा पे आप रहेंगे तो आपको भारहीनता महसूस होगा, आपको लगेगा कि मेरा कुछ वेट ही नहीं है विषुवत रेखा पर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। पृथ्वी का कोणीय वेग 17 गुना बढ़ने पर क्या होगा? अगला जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित है, ठीक ना, कि अगर पृथ्वी का कोणीय वेग 17 गुना बढ़ गया, यानी कि हो गया 17 ओमेगा। चलिए यहाँ तो दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देते हैं 17 ओमेगा हो गया, तो दिन रात की अवधि पर क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी काफ़ी तेज़ी से, फास्टली, बहुत फास्टली घूमने लगेगा धरती, तो दिन रात की अवधि क्या होगा? मात्र 84 मिनट का दिन रात हो जाएगा, यानी 42 मिनट का दिन, 42 मिनट का रात, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18। एक लिफ्ट है, ठीक है, मान लिया कि ऐसा, यहाँ पर इसको सेट कर दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं। मान लिया कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट में कोई बैठा हुआ है, ऐसे लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, त्वरण ए से जा रहा है, तो लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ रहेगा उसको क्या फील होगा? उसको अपना भार ज़्यादा फील होगा या कम फील होगा, बताइए। चलिए यहाँ पर एक समीकरण भी लिख लेते हैं। मान लिया कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर, उसका वेट mg लगेगा नीचे की ओर, mg वो ए से ऊपर जा रहा है, और उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n ऊपर की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों एक समीकरण लिखा जाएगा n, यानी ऊपर की ओर जो लग रहा है वो, माइनस जो नीचे की लग रहा है नीचे की तरफ mg, बराबर होगा ma, यानी कि नेट फोर्स, ma यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे n का मान ही यहाँ पर लिफ्ट के, आप लोग एक बात याद रख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए दोस्तों, n का जो मान होता है लिफ्ट के केस में वही आपका भार होता है, ठीक है, अपरेंट वेट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो n का मान यहाँ देखिए क्या होगा, n माइनस एम जी बराबर ma है, तो n का मान mg प्लस ma, यानी n का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, n का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या n बराबर क्या हुआ, mg प्लस ma, ठीक है। चलिए आप लोग समझ रहे हैं।
लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे आएगा तो क्या होगा, इसको देखिए। लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है, ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में एक आदमी बैठा हुआ है ऐसे, लिफ्ट नीचे आ रहा है, त्वरण ये है, उसका नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है इंसान पर, वो है mg लग रहा है, ठीक है, तो इतना है। और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की ओर n। तो देखिए दोस्तों, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक ना, तो ये थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज जान लीजिए। mg माइनस ऊपर की ओर n है, बराबर होगा ma। तो यहाँ पर दोस्तों n का मान क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। n का जो मान होगा वो होगा mg माइनस ma, यानी n जो होता है ना, n यही आपका वेट होता है लिफ्ट के केस में। तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, mg माइनस ma है, यानी ये घट गया, तो घट जाएगा। जब आप नीचे आते हैं ना लिफ्ट में बैठ के, तो आपको हल्का हल्का फील होता है। तो ये n देखिए ना, mg माइनस ma हो गया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। लिफ्ट की डोरी ही टूट जाए तो क्या होगा, लिफ्ट का डोरी टूट जाए। अब लिफ्ट है जैसे ये, आप बैठे हुए हैं लिफ्ट में, लिफ्ट ऐसे लगा हुआ था, ये डोरी अचानक से टूट जाए तो आपको भारहीनता महसूस होगा, यानी n का मान जो है ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। g का मान 0 नहीं होगा, आप लोग ध्यान देंगे, भारहीनता होगा, यानी n का मान जो है ना, n का मान 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे रास्ते पर चक्कर लगाता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय, ये सूरज है, और यहाँ पर P4 प्लैनेट लिख देते हैं। कैसे रास्ते पर चक्कर लगाता है जो प्लैनेट है, तो देखिए ये दीर्घवृत्तीय रास्ता है, ठीक है, दीर्घवृत्तीय रास्ता। कहीं पर ग्रह और सूरज के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है, और कभी ग्रह जब यहाँ पहुँचेगा तो दोनों के बीच का दूरी काफ़ी कम है, तो दीर्घवृत्तीय। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है केपलर जी का नियम। केपलर भाई साहब का नियम था ग्रहों के गति के बारे में। यहाँ पर सूरज है, दीर्घवृत्तीय रास्ते पर ग्रह चक्कर लगा रहा है, और मान लिया कि एक पूरा चक्कर लगाने में ग्रह को कितना समय लगा, टी देर, ठीक है। और ये दूरी तो कम ज़्यादा है, देख रहे हैं, कहीं पर कम कहीं ज़्यादा है, लेकिन एक औसत मान लिया r, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो पहला आंसर होगा, ठीक है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। भूअस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल, थोड़ा सा दोस्तों समझिए भूअस्थायी उपग्रह होता क्या है। ये धरती है, और धरती से काफ़ी ऊंचाई पर, ठीक है, उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो भूअस्थायी उपग्रह काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हाइट पे चक्कर लगाते हैं, तो वो कितना देर में धरती का एक चक्कर लगा लेते हैं ऐसे, तो बताइए 24 घंटा में, ठीक है। चलिए अगला, पलायन वेग का मान कितना है, पलायन वेग का मान। तो पलायन वेग क्या होता है, मान लीजिए धरती पर कोई वस्तु है, उसको पलायन वेग से अगर फेंक दीजिएगा ना अंतरिक्ष में, तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। जैसे क्रिकेट का बॉल है, इसको आप पलायन वेग से फेंक दीजिए ऊपर, तो ये कभी वापस नहीं आएगा। तो इसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए भूअस्थायी उपग्रह का हाइट बताइए, भूअस्थायी उपग्रह का। तो भूअस्थायी उपग्रह होता क्या है, अभी मैंने बताया कि ऐसा उपग्रह जो हमेशा धरती का, जैसे कि आप यहाँ पर धरती पर खड़े हैं, ठीक है, अगर आप अंतरिक्ष में ऊपर देखेंगे, आप अंतरिक्ष में ऊपर देखेंगे तो कुछ ग्रह हमेशा एक ही जगह दिखता है। एक्चुअली ये ग्रह तो रात ही में दिखेगा ना, तो रात में किसी भी टाइम देखिएगा ना, आपके सर के ऊपर ही दिखेगा, या जिस लोकेशन पर भी आप देख रहे हैं, चाहे इधर हो या इधर हो, वो एक ही जगह फिक्स रहेगा। इसी को बोलते हैं भूअस्थायी, यानी ज़मीन के साथ वो अस्थाई है। और जितना देर में ज़मीन एक चक्कर लगा लेता है, वो उपग्रह भी उतना ही देर में एक चक्कर लगाता है। एक्चुअली में इस तरीके से घूमता है, ठीक है। तो कितना हाइट पे होता है ये उपग्रह, तो 36,000 किलोमीटर हाइट पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अभी टोटल जो क्वेश्चन आपको कराया, टोटल क्वेश्चन मैंने कराया 25, और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आपका सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक यू।